लास्ट क्लास में मैंने कंडक्टर्स में आपको बताया था कि जब भी आप एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो हितांशी वो कंडक्टर क्या हो जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में? पोलराइज्ड हो जाता है। वेरी गुड। पोलराइजेशन की वजह से उसके अंदर एक और नई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है जो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, डायरेक्शन वाइज अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड वाइज सेम। बिकॉज ऑफ दैट कंडक्टर के अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाती थी? जीरो। ई नेट वहां पर हमें मिला करता था जीरो। बट ये तो बात हमने लास्ट क्लास में की थी कंडक्टर्स की। अगर मैं आपको अब नए सब्सटेंस की बात करूं, इंसुलेटर्स, तो इन इंसुलेटर्स को जब वही फील्ड में रखते हैं तो इनका बिहेवियर कैसे होता है? अब इंसुलेटर की भी वैरायटी होती है जिसमें से हम एक खास टाइप की वैरायटी को पढ़ने वाले हैं जिन्हें हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसे इंसुलेटर से डिफर करता है, मतलब कैसे एग्जैक्टली इंसुलेटर नहीं है ये, अपने आप में एक अनोखा टर्म, ब्रांच वर्ड यूज नहीं करूंगा, एक अलग ही टर्मिनोलॉजी हम यूज करने लगे इंसुलेटर्स के लिए। तो पहले तो आप ये लिखिए डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है। Dielectric substances are those insulator. Dielectric substance are those insulators. Dielectric substance are those insulators which can be polarized, in the presence of external electric field. Dielectric substance सबको लिखना है, जय आपको भी लिखना है, लिख रहे हो आप? Dielectric substance are those insulators. Dielectric substance, Krisha, are those insulators which can be polarized in the presence of external electric field. मतलब वो इंसुलेटर्स जिन्हें हम पोलराइज कर सके। पोलराइजेशन का मतलब क्या था? वो सेम कैटेगरी वाले चार्जेस को सेपरेट आउट कर देना। तो जिस जिस इंसुलेटर में ये एबिलिटी होती है पोलराइज होने की, उन सब इंसुलेटर्स को आप और क्या बोल सकते हो? डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बट जिनमें ये एबिलिटी नहीं होती है वो सिर्फ इंसुलेटर, एक बैड कंडक्टर की तरह ही बताए जाते थे हमें। तो एक स्टेटमेंट बोलूं तो उसको अग्री करते हो क्या आप लोग? ऑल डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर इंसुलेटर, but all insulators are not dielectrics. जितने भी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, they all are insulator, but all the insulators are not dielectric. तो याद रखिएगा, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम उसे बोलते हैं जिसपे हम पोलराइज कर सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बट है तो एक कैटेगरी का इंसुलेटर ही ना। तो एक चीज तो इंसुलेटर वाली ये भी लाएगा कि इसमें जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स है वो कम होंगे। तो अगर मैं ऐसे डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वापस करेगी तो क्या? पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ ले जाएगी खींचकर, मतलब फोर्स लगाकर, और नेगेटिव को अपोजिट डायरेक्शन में। तो वापस से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अपोजिट डायरेक्शन में। बट क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं, क्योंकि चार्ज कैरियर्स भी तो कम है अंदर, फ्री चार्ज कैरियर्स। तो यहां पर जो ई नॉट होगा वो हमेशा ईपी से ज्यादा ही होगा। तो अगर आपसे बोले कि अब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इस सब्सटेंस के अंदर की, तो अभी भी निकालोगे कैसे? एक्सटर्नल माइनस पोलराइज करके। बट इन दैट केस, इन दिस केस पर्टिकुलरली, ये डिफरेंस जीरो के बराबर नहीं आएगा। सिर्फ ये जीरो किसमें होता था? कंडक्टर्स में। क्या इतना समझ में आया? कोई डाउट है यहां तक तो पूछ सकते हैं।
डाइलेक्ट्रिक्स अगर आपको क्लियर है तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आर दोज इंसुलेटर्स जिन्हें हम which can be polarized in the presence of external electric field। इस टाइप की प्रोसेस अगर किसी इंसुलेटर में हो जाए तो वो इंसुलेटर को इंसुलेटर ना बोल के और क्या बोल सकते हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले टॉपिक के लिए विच इज कैपेसिटर्स। बड़ा हमारे इलेक्ट्रॉनिक, आपके घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें सब में कैपेसिटर लगा है। अभी तो जैसे ट्रेंड में चल रहा होगा, किसी ना किसी घर पे एसी खराब होते रहते हैं, मतलब चल रहा है बट कूलिंग करना बंद कर देता है, तो वो जो पर्सन आएगा आपके घर पे चेंज करने के लिए वो कंडेंसर कंडेंसर बोलता रहेगा बाहर एकदम कुछ भी, पर वो होता कैपेसिटर है बेसिकली। एक 850 का एक इतना बड़ा, मेरा भी खराब हुआ ही था रिसेंटली तो मैंने क्या बचा के रख लिया, ऐसा एक मटेरियल आके वो चेंज कर देगा। तो ये है कुछ नहीं, कैपेसिटर ही, तो जिससे वो कूलिंग वूलिंग लौट जाती है। दूसरा रीजन होगा सर गैस खत्म हो गई आपके एसी की, प्लीज रिफिल करवाओ, तो वही 3-4 हजार का फटका पड़ेगा आपके पेरेंट्स को। तो ये एक रीजन हो सकता है। कभी कभी फैन की स्पीड आप 5 की स्पीड पे चलाओगे फिर भी वो स्पीड पे नहीं चल रहा होता, मर मर के स्लो स्लो चल रहा होता है, तो भी वो इलेक्ट्रिशियन आगे कैपेसिटर ही चेंज करता है। तो ये अगला टॉपिक है आपका जो आप पढ़ने वाले हो, और उसका इंपॉर्टेंस ये मटेरियल बढ़ा देता है। तो कैसे, उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर अपलोड करवाया है आपके गूगल क्लासरूम पे। वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 में प्लीज जाके इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस वो मेरा बनाया हुआ देखिएगा, उसमें मैंने चीजें समझाई है। फिर मैं वहां से लेके आपको डेरिवेशंस क्लास में करवाऊंगा। तो अगली क्लास में आने से पहले आपको वो वीडियो लेक्चर देख कर आना रहेगा, नहीं देखोगे तो कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअली कैपेसिटर है क्या। मैं थोड़ा बहुत ऊपर से बताऊंगा, और वो जो डेप्थ वाली चीज है वो मैंने उस वीडियो में कवर की है। ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 20-25 मिनट से बड़ा नहीं होने वाला है वो वीडियो, तो इतना टाइम आप निकाल सकते हो एक वीडियो देखने के लिए। सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बाकी तो पूरा सेशन में करवाऊंगा, वो इंट्रोडक्शन देख के आना है। तो ये मैंने बोल दिया है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछे बिना स्टार्ट करवाऊंगा, नहीं तो क्योंकि पूछ लेता और 8-10 बच्चे भी ऐसे निकलते जो देख के नहीं आया, तो फिर मेरा वो फ्लो, वो एनर्जी नहीं निकल पाती। तो अभी मैं बता रहा हूँ, प्लीज देख के आना। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ये मच मोर केमिस्ट्री रिलेटेड टर्म है, इसलिए मेरा नॉलेज लिमिटेड ही है इसमें, फिजिक्स जितना। पोलर एंड नॉन पोलर, एक होते पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होते नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब एक चीज समझिए, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल, उसका एक पॉजिटिव सेंटर होता है और एक नेगेटिव सेंटर होता है। सबसे पहले दिमाग में ये फिट कीजिएगा, कोई भी मॉलिक्यूल हो, H2O, NH3, O2, H2, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसका एक पॉजिटिव सेंटर होता है और एक नेगेटिव सेंटर होता है। जिस जिस मॉलिक्यूल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे होते हैं, उसकी वजह से होता क्या है, हमने डाइपोल पढ़ा था, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a मेक अ डाइपोल, और इसका एक डाइपोल मोमेंट हुआ करता था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। अब आप बताओ, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का ये डिस्टेंस अगर 0 हो जाए तो क्या डाइपोल का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा? ठीक है, तो वापस से जाता हूं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे होते हैं, उनका ये 2a डिस्टेंस 0 होगा। बेसिकली उन सभी मॉलिक्यूल्स का क्या 0 हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट। और जिन जिन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट 0 होता है उन्हें हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जिन जिन का डाइपोल मोमेंट 0 होता है उन्हें हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो जिन जिन मटेरियल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही आए हुए होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और उन सब
कौन सी कैटेगरी में चले जाते हैं, नॉन पोलर। अब ये पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर के डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, ये केमिस्ट्री का टर्मिनोलॉजी है, तो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं फिजिक्स में बोलूंगा, इसलिए मैं टाइम क्लास का इतना वेस्ट नहीं करूंगा उसको। उल्टा भी पॉसिबल है, अब याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड होने के पीछे का रीजन केमिस्ट्री में आपको ये दिया जाएगा कि वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, जैसे O2, जैसे H2, N2, ये सब सिमेट्रिकल है, तो इनकी सिमेट्री की वजह से ये कोइंसाइड कर जाते हैं। बट अगर नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लिया जाए लाइक NH3, H2O, ये नॉन सिमेट्रिकल होते हैं, केमिस्ट्री में बताया ना, उनका शेप्स बताए जाते हैं आपको, वो नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स कोइंसाइड नहीं कर रहे होते हैं, उनके बीच का कुछ डिस्टेंस होता है, बिकॉज ऑफ दैट उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। और डाइपोल मोमेंट जिन जिन मॉलिक्यूल का 0 नहीं होता है वो सब किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, पोलर। तो अब आपको क्या याद रखना है डेफिनेशन वाइज, molecules in which center of positive and negative charges do not coincide are called polar dielectric, और अगर वो coincide करे तो वो हो जाते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में डाइपोल मोमेंट कुछ होगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कोई डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का नहीं होता है। एग्जाम्पल O2, H2, N2 इधर आ जाते हैं, इधर आप डाल सकते हो H2O, NH3, बस। तो ये हो जाते हैं पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब जब इन सब्सटेंस को, पोलर मटेरियल को या नॉन पोलर मटेरियल को हम जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनका बिहेवियर क्या होता है वो आपको अगले 2 पॉइंट्स में बताया गया है 6.6 के। तो छोटा सा पार्ट है वो बता देता हूं मैं आपको। अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूल पॉजिटिव नेगेटिव ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए और इनके डाइपोल मोमेंट सबके कितने हैं, रैंडमली अरेंज्ड है। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट तो 0 है ही, तो पूरे के पूरे सब्सटेंस के सबका सम करूंगा वो भी 0 ही आएगा। बट अगर मैं इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक दूसरे के ऊपर थे उन पर फोर्स लगाएगी और उनको अलग करने का ट्राई करेगी। तो होगा क्या कि अगला डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। तो ये इस तरीके से अलाइन होने लगेंगे, मतलब इंडिविजुअली जो पहला डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा था, इनके कोइंसाइड होने की वजह से फील्ड ने उनको थोड़ा अलग कर दिया। अलग किया तो अब सबके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाएगा और अब इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं कुछ रहेगा। इस केस में 0 था, इसमें नॉन 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया नॉन पोलर वाला केस। फिगर नंबर 36 जो नोट्स का है वो आपको यही सजेस्ट करता है पीछे। फिर आ जाता है पोलर। अब पोलर के केस में क्या हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट था या नहीं? इस केस में था ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेपरेटेड होते, कोइंसाइड नहीं करते। बट डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रॉब्लम क्या है, एक डाइपोल का डायरेक्शन इधर होगा तो दूसरे के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। बेसिकली इतने सारे होंगे एक सब्सटेंस के अंदर कि भले ही इंडिविजुअल के पास डाइपोल मोमेंट था, बट जब सबका एवरेज निकालूंगा तो इस केस में भी वो 0 ही निकल के आता है। बट जब आप फील्ड में रखोगे तो वापस से ये ऐसा बनने लग जाएगा और उसका नेट डाइपोल मोमेंट अब उसके पास कुछ आ जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस इस पूरे टॉपिक का इस चैप्टर से ज्यादा चैप्टर 5 में। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है, याद करो आपको बचपन में 10th स्टैंडर्ड या उससे नहीं 8-9 में सिखाया जाता था कि नेल के अराउंड आप वायर वाउंड अप कर दो और उसमें करंट फ्लो कराओ तो थोड़ी देर के लिए आपका नेल जो होता था, नेल्स वो मैग्नेट बन जाती है, वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकती है। ऐसा किया है कभी?
सॉलिनॉइड केस था, ऐसा होता था, ऐसा एक कील नेल, गुजराती में क्या बोलते मुझे नहीं बताया, संभाल लेना। तो उसके आजू बाजू क्या करो आप, ऐसा नील, ये रॉकेट जो भी समझ रहा है, इस तरीके से वायर फाउंड अप कर दिया और उस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। थोड़ी देर बाद जब आप नेल निकालते हो तो इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, ये लाइटर ऑब्जेक्ट्स को, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकती है। ये चैप्टर 4 में सॉलिनॉइड में सिखाऊंगा। तो उसके मैग्नेट बनने का रीजन ही ये होता है, उसके डायपोल मोमेंट का अरेंजमेंट। तो वो चैप्टर नंबर 5 में सिखाऊंगा मैं आपको। तो ये आपका पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है जो मैंने आपको नोट्स का बताया। एज ए टीचर पूछोगे फ्रैंकली कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो बहुत कम इंपॉर्टेंस दूंगा। इस चैप्टर में पूछने के लिए और भी बड़े अच्छे टॉपिक्स है। तो ये सिर्फ एक थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए। डायलेक्ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायलेक्ट्रिक अगले सेशन में आने वाला है। पर टाइप्स ऑफ ये पोलर नॉन पोलर, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन रखो कि आप लिख पाओ एग्जाम में, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा डेप्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जाने से। अगले डेफिनेशन पे डबल स्टार मार्क करो। सुना सुना लग रहा है ये टर्म, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर चैप्टर 1 का एग्जाम ईमानदारी से पढ़ के दिया हुआ है तो ये 1.2 सेशन की डेफिनेशन थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर याद नहीं आ रहा है तो भगवान को याद करो। अब अभी चैप्टर 2 ही चल रहा है और 1 भूल गए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वहां पर के और याद करो एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया जाता था, रिलेटिव परमिटिविटी। एंड इट इज डिफाइंड एज, उधर का डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिफाइन करते थे। और मैंने बोला भी था कि जब आप चैप्टर 2 में आओगे तो इसका एक और डेफिनेशन आपको मिलेगा। अब वो टाइम आ गया वो दूसरा डेफिनेशन सीखने का। ये क्या थी, एक्सटर्नल फील्ड, ओरिजिनल फील्ड जो हमने अप्लाई कर रखी है। और ये क्या है, इस मटेरियल के अंदर की नेट फील्ड जो रिड्यूस हो चुकी है। मान लो पहले एक्सटर्नल थी 10 और अंदर इंड्यूस फील्ड, पोलराइज फील्ड कितनी है 5, तो नेट फील्ड अंदर की कितनी होगी 10 - 5, यही होगा ना। तो वो, उसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड फील्ड, मतलब फील्ड इनसाइड द मटेरियल रिड्यूस हो गई है। हमने अप्लाई की थी 10, अंदर की नेट फील्ड कितनी मिल रही है 5। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। Dielectric constant is defined as the ratio of original electric field to reduced electric. So 10, 10 - 5, 5. That is dielectric constant in this chapter. Easy है, कोई बहुत तो तीर वाली चीज बतानी थी मैंने। अब किसी ने तो आपकी क्लास में मुझसे ये पूछा था चैप्टर 1 पढ़ते वक्त, या शायद किसी और ने भी पूछा हो, सर एक एग्जांपल है जिसमें बोला है कि फॉर मेटल्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इन्फिनिटिव। बट मैंने वहां बोला था कि रीजन आपको अभी नहीं दूंगा, रीजन चैप्टर 2 में दूंगा। तो ऐसे बुद्धू तो मैं तब भी नहीं बना रहा था, तो अब वो रीजन आ जाएगा। मेटल के केस में, मेटल क्या है, कंडक्टर, और स्पेशली फॉर कंडक्टर ये डिफरेंस कितना हो जाता है 0। तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। इसलिए बोला जाता है कि फॉर मेटल डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, फॉर मेटल या कंडक्टर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इन्फिनिटिव। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा जब मैं आपको डेरिवेशंस करवाऊंगा इस कैपेसिटर वाले। तो ये याद रखिएगा 1 मार्कर के लिए भी कि फॉर कंडक्टर, फॉर मेटल्स के इन्फिनिटिव होता है। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर का नेट फील्ड कितना होता है 0। सिंस नेट फील्ड ही 0 है तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटिव। क्लियर। अब एक चीज बताओ, अगर मैं किसी मटेरियल को पोलराइज करना चाहता हूं, पोलराइज मतलब उसके
चार्जेस को अलग करना चाहता हूं, तो ये पोलराइजेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो पहला तो ऑब्वियस है, ये पोलराइजेशन का मेन रीजन क्या था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड में लगाऊंगा, क्या उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा? यस, ऑब्वियस सी बात है। बट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ मटेरियल के मॉलिक्यूल पोलराइज होना चाहते थे, कुछ होना ही नहीं चाहते थे। तो मैं कितनी भी फील्ड लगाऊं, कुछ ना कुछ फैक्टर तो उस मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करेगा कि वो खुद भी होना चाहता था या नहीं होना चाहता था, मतलब वो कितना रेजिस्ट मुझे वो फील करवा रहा है। तो मैं ये एक चीज बता सकता हूं कि भाई जो पोलराइजेशन होता है, वो पोलराइजेशन हमेशा किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से। बट वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो खुद पोलराइज होना चाहता था या नहीं। तो जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो एक नया ग्रीक लेटर आ जाता है, जिसको कोई चाय बोलता है, कोई काय बोलता है, CHI। और इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ये होती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, चैप्टर 5 में मैग्नेटिक आने वाली। तो ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हुई क्या? ये उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो कितना पोलराइज होता है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना तो वो होगा ही। बट कोई कोई मटेरियल बड़ा इजीली पोलराइज हो जाता है, कोई कोई बहुत रेजिस्ट करता है। इसको एक एग्जांपल से समझो। आज मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, क्या मेरे एफर्ट सबके लिए सेम है इस क्लास में? कि किसी के कान में जाके या किसको पर्सनल कॉल करके मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ? नहीं, मेरे एफर्ट सबके लिए सेम। तो मतलब मैं जितने अच्छे एफर्ट मारूंगा, चांसेस है आपके उतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट सबके आते ही, कोई कोई टॉप कर रहा है और कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो बेसिकली सिर्फ मेरे एफर्ट्स पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा आने वाला है, आप पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये वही चीज है कि मैंने एफर्ट मार दिया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर दिया, बट आप हो ससेप्टिबिलिटी और आपका रिजल्ट है पोलराइजेशन। तो आप कितना खुद चाहते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। सबका रिजल्ट अलग अलग आ रहा है बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स। कोई बहुत एफर्ट मारता है, कोई कम एफर्ट मारता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है इजीली, एक बार बताया दिमाग में घुस गया, किसी को वही चीज 10 बार पढ़ने के बाद समझ में आती है। तो आपका भी फंक्शनिंग, मतलब डिजाइन जो बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा कितना अच्छा आप समझ पा रहे हैं। तो ये वही चीज, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जो याद रखना है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। मैंने नहीं देखा कि कोई चैप्टर 2 में से इस पे न्यूमेरिकल आया हो, सिर्फ ये पॉइंट नंबर 10 में आपको बताया गया। ये एज इट इज याद रखना, सिर्फ डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट है बस। तो मैंने बता दिया एनसीईआरटी के हिसाब से। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो काम में आएगी वो ज्यादातर पॉइंट नंबर 7 है, इसलिए मैंने उस पर डबल स्टार मार्क करवाया कि जब वो पेज खुले एटलीस्ट वो डेफिनेशन रीड होनी चाहिए। और ये जो दो रिलेशनशिप नीचे दिए हुए हैं, इनको बॉक्स बना के रखो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी का, और ये वाला, सो दैट कहीं पर दिख जाए तो कुछ तो याद आया। चैप्टर 5 में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी आएगी, तब वापस से यही वाला एग्जांपल दूंगा मैं। मैंने तो सबको सेम पढ़ाया था, पर चैप्टर 4 तक के रिजल्ट सबके अलग अलग आए। सो ऑलराइट, किसी का स्कोर चैप्टर 1 में आपको लगे कि नहीं सर अप टू दी मार्क नहीं आया, ये मुझे जैसा लगता था, और मैं वापस से पढ़ के रीटेस्ट देना चाहता हूँ, तो मैं वो अरेंज कर सकता हूँ वो चीज आपके लिए, अगर आप में वो है कि नहीं मुझे मेरा रिजल्ट सही करना है। तो दैट्स ऑल अप टू यू। इफ यू वांट देन कांटेक्ट मी और सलेश सर, ही विल हेल्प। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, जिसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लग रही थी मैंने बता दी, बाकी सब एज इट इज पढ़ के लर्न ही करनी है, कोई खास और कुछ है नहीं उसमें। एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो कि आपको, जिसमें मेरी हेल्प चाहिए रहेगी, बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड है। गुजरात बोर्ड में है ही एक न्यूमेरिकल, वही करवा रहा हूँ, और सीबीएसई में 3 न्यूमेरिकल है जिसमें से आपको 14 वाले में मेरी हेल्प चाहिए रहेगी, बाकी दो तो फॉर्मूला बेस्ड है। तो फॉर सीबीएसई क्वेश्चन नंबर 14,
एंड फॉर गुजरात बोर्ड ढूंढना पड़ेगा 11. थैंक यू तनुष्क. 11. अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है जिसके एक मॉलिक्यूल का आपको डाइपोल मोमेंट दे दिया गया है. तो पी मॉलिक्यूल कितना है, MOLECULE, पी मॉलिक्यूल दिया है 10⁻⁻29 सेंटीमीटर. ऐसा नहीं बोलने का है, कूलम मीटर. एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट. अब उन्होंने क्या किया, एक मोल को इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के पोलराइज की. तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने लगाई, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर. याद करो वोल्ट पर मीटर कहां से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, dV/dr से. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने लगाई. अब क्या हुआ, जैसी फील्ड लगाई तो सभी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने लगे, और वो एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री. तो बताओ कितनी हीट रिलीज हुई होगी जब ये डाइपोल अपने आप को अलाइन कर रहे होंगे फील्ड के डायरेक्शन. अब जो डाइपोल फॉर्मूला होगा वो तो यहाँ पे डायरेक्टली, डाइपोल जब वो ऐसे अलाइन कर रहे हैं तो वो कुछ वर्क कर रहे हैं, और वही वर्क हमने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करवा दिया होता है. तो फॉर्मूला क्या था, PE cos थीटा. ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव किया हुआ है. बट यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है या एक मोल की बात हो रही है, एक मोल. पूरे के पूरे मोल को पोलराइज किया गया है ना. तो एक मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, यहाँ पे तो P मोल आना चाहिए. तो आपको केमिस्ट्री सिखाती है कि अगर P मोल निकालना हो तो आपको P मॉलिक्यूल तो पता है, इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. 1 मोल में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. सही लिखा ना मैंने. सो ये हो गया 10⁻⁻29 इंटू 6 × 10⁻23. तो 6 × 10⁻⁻6 ये आपका फाइनल डाइपोल मोमेंट आया एक मोल का. अब P मोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एंगल भी है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. 6 × 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 10⁻+6, और कॉस कितना है, 60. तो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गया, cos 60 होता है हाफ. आंसर कितना आ गया, 3 जूल्स. तो हीट रिलीज आ गई 3 जूल्स. अब क्योंकि इसमें हीट रिलीज बोला था इसलिए मैंने फॉर्मूले में माइनस साइन आता था वो नहीं लिया है, क्योंकि मुझे तो हीट रिलीज चाहिए थी, माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है उसमें, इसलिए डायरेक्टली आंसर 3 जूल्स आया. क्लियर है विश्वा? डाउट है आपको? सर हाँ सर, माइनस साइन कहाँ पे था फॉर्मूला में? मैंने माइनस साइन बोला ना अभी. अच्छा ठीक है विश्वा, वेट. दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. नेक्स्ट क्लास का मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों को कौन सा वीडियो लेक्चर देख के आना है, वो मैंने आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड करवा दिया वीडियो लेक्चर के अंदर. जाइए, ऑल द बेस्ट, टेस्ट दीजिए. कोई डाउट हो तो पूछ लेना, पर देख के जरूर आना. ऑलराइट, सो अब आप जा सकते हो. यस विश्वा, बोलो.